डियर, हम चैप्टर पढ़ रहे थे मुद्रा का मूल्य और इसमें परिवर्तन, जिसके अंतर्गत हमने मुद्रास्फीति, अवस्फीति, विस्फीति, संस्फीति तथा स्टैगफ्लेशन के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इससे पहली वाली क्लास में मैंने फिलिप्स कर्व के बारे में बताया था। अल्पकालीन फिलिप्स कर्व क्या होता है और अल्पकालीन फिलिप्स कर्व का डायग्राम अच्छे से समझाया था। इस क्लास में दीर्घकालीन में फिलिप्स कर्व की शेप क्या होती है, क्या डायग्राम होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक अध्ययनों के अनुसार जब लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन हो जाता है तो फिलिप्स कर्व का शेप है वो चेंज हो जाता है, यानी एक घुंघराले किस्म का वक्र बनता है जो घड़ी के क्रम जैसे ढंग से घूमता हुआ आगे बढ़ता है। इसलिए फिलिप्स कर्व की दीर्घकालीन आकृति पर विचार करने पर यह निश्चय निकाला गया कि बेरोजगार की स्वाभाविक दर पर पूर्णतः लंबवत हो जाता है, यानी वर्टिकल हो जाता है। बेरोजगारी की स्वाभाविक दर वह दर होती है जिस पर मुद्रास्फीति व मजदूरी को बढ़ाने व घटाने वाली शक्तियां संतुलन में होती हैं। इस पर मुद्रास्फीति संतुलन में होती है, न बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है न घटने की प्रवृत्ति दर्शाती है। यह देश में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने की बिंदु की स्थिति में अधिकतम रोजगार की मात्रा को सूचित करती है। बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर वास्तविक मुद्रास्फीति समान गति वाली या प्रत्याशित मुद्रास्फीति बन जाती है। इसलिए यदि सरकार बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से नीचे वास्तविक बेरोजगारी की दर रखना चाहे तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, और यदि वास्तविक बेरोजगारी की दर बेरोजगारी की स्वाभाविक दर से ऊंची होती है तो स्वाभाविक है कि मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है। जैसा कि रेखा चित्र में बताया गया है। OX पे बेरोजगारी की दर ली गई है, स्वाभाविक दर, और OY पर मुद्रास्फीति की दर ली गई है। शुरू में जो अल्पकालीन फिलिप्स कर्व था उसका शेप इस प्रकार का था, डाउनवर्ड। अगर हम बात करें तो शुरू में अगर स्टार्टिंग में इस बिंदु पर जहाँ बेरोजगारी की एक स्वाभाविक दर है और मुद्रास्फीति की दर नीची है, लेकिन जैसे ही हम उत्पादन बढ़ाने की सोचते हैं तो इसके लिए हमें मुद्रा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तो परिणाम स्वरूप हम बी बिंदु पर शिफ्ट हो जाते हैं। बी बिंदु पर शिफ्ट होने से मुद्रास्फीति की दर और बढ़ेगी और बढ़कर सी बिंदु पर हम पहुंच जाएंगे, और यानी ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच जाएंगे। और जब हम बेरोजगारी की दर को मुद्रास्फीति की दर को कंट्रोल करते हैं तो हम धीरे धीरे नीचे खिसकते हुए डी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बेरोजगारी की स्वाभाविक दर नेचुरल रेट हमें सहन करनी पड़ेगी, और दीर्घकालीन में हमारा जो फिलिप्स कर्व है वो लंबवत हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि चित्र में जैसे कि बताया गया था कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर है। ए बिंदु जहां पर बेरोजगारी की स्वाभाविक दर यू है और मुद्रास्फीति की दर AU है। अब मान लीजिए वास्तविक मजदूरी की दर घटाने का प्रयास किया जाता है तो उत्पादन बढ़ेगा और मजदूरी बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था बी बिंदु पर आ जाएगी। लेकिन अभी मुद्रास्फीति के संदर्भ में प्रत्याशाएं नहीं बदली हैं। द्वितीय अवधि में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, तृतीय अवधि में ऊंची मजदूरी व ऊंची कीमत से श्रमिक ऊंची मुद्रास्फीति की प्रत्याशा लगाने लग जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर ऊंची हो जाती है। चतुर्थ अवधि में अर्थव्यवस्था में संकुचन आता है, जिससे उत्पत्ति घट जाती है और पूर्वतः अधिकतम बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, यानी A से B, B से C और C से D। यानी बेरोजगारी की स्वाभाविक दर तो हमें सहन करनी ही
पड़ेगी। इस प्रकार दीर्घकाल में फिलिप्स कर्व बेरोजगारी के स्वाभाविक दर पर लंबवत हो जाता है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मुद्रास्फीति के परिणाम या आर्थिक प्रभाव, जिसमें पहला है कि हल्की मुद्रास्फीति उत्पादन बढ़ाने के लिए टॉनिक मानी जाती है। कि हल्की मुद्रास्फीति उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि उत्पादनकर्ता यानी उद्यमकर्ता व्यापारियों को प्रेरणा मिलती है और क्यों जिससे आर्थिक क्रियाओं को लाभ होता है और वो उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहित होता है। दूसरा है उपभोग व जीवन स्तर पर प्रभाव। मुद्रास्फीति की दशाओं में निरंतर चलते रहने से स्थिर आमदनी वाले समूह जैसे श्रमिक, वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशन होल्डर आदि की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे उनके जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्य क्षमता में भी गिरावट आती है। इससे सामाजिक असंतोष बना रहता है। तीसरा है ऋणदाता और ऋणी पर प्रभाव। मुद्रास्फीति का कर्जदाता घाटे में रहता है, क्योंकि कर्ज लेने वाला फायदे में रहता है। मान लीजिए एक्स ने वाई से 100 रुपये 12% की ब्याज पर उधार लिए। वर्ष के अंत में वाई को 112 रुपये लौटा दिए जाते हैं, लेकिन अगर मुद्रास्फीति की दर 20% रही तो 112 मिलने पर 8 रुपये का नुकसान होता है। फोर्थ पॉइंट है मुद्रास्फीति व राष्ट्रीय आय व धन का वितरण। धनी अधिक धनी हो जाता है, निर्धन और निर्धन हो जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के समय उद्यमकर्ता व्यापारी को अपनी आमदनी बढ़ने से समर्थ हो जाते हैं, उनको लाभ होता है, लेकिन निर्धन वर्ग की क्रय शक्ति में भारी गिरावट आती है। पांचवा है मुद्रास्फीति व विदेशी व्यापार। मुद्रास्फीति के कारण एक देश की विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति घटती है, जिससे निर्यात बढ़ाने में कठिनाई होने लगती है और आयात बढ़ने लगते हैं। इससे व्यापार को घाटा बढ़ता है और देश की विनिमय दर का ह्रास होने लगता है, अथवा कभी कभी मुद्रा का अवमूल्यन भी करना पड़ता है। छठा है मुद्रास्फीति व बजट घाटा। इन दोनों का चोली दामन का साथ होता है। मुद्रास्फीति के कारण सरकार की योजना गैर योजना का व्यय बढ़ता है। आय के साधन अपर्याप्त होने के कारण बजट का घाटा भी ऊंचा हो जाता है। पूर्ति के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। सातवां है मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार के असंतुलन उत्पन्न करती है। समाज में असमानता, आय की असमानता बढ़ने से धनिक वर्ग में विलासिता व आराम की वस्तु उत्पन्न करने के लिए उत्पादन के साधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन का ढांचा विकृत हो जाता है। एक तरफ समाज अनिवार्य वस्तु के अभाव में कठिनाई भुगतता है, तो दूसरी तरफ विलासिता के उत्पादन में सीमित साधनों का दुरुपयोग जारी रहता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न करती है और ठीक करना जिनको मुश्किल हो जाता है। यानी मुद्रास्फीति कई सिरों वाला एक दैत्य माना गया है, जो न केवल आर्थिक दुष्परिणाम प्रकट करता है, वरतु समाज में सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तंत्र को झकझोर डालता है। इसलिए इस पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। अगली क्लास में हम मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।